आज मेरी शादी थी, मैं दुल्हन बनी बैठी थी। मैं तो वैसे भी बहुत खूबसूरत थी, मगर आज और भी खूबसूरत लग रही थी। मेरा दिल तड़प रहा था। सभी कह रहे थे कि ये कैसे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं बहुत खौफजदा थी। आज तक अपने जिस देवर से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, जिसे मैं अपना बच्चा समझती थी, आज वही मेरा पति कैसे बन गया। हे भगवान, मैं उसका सामना कैसे करूंगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, मैं अपने आप में ही सिमट गई। बंटी अंदर आ गया था। वो मेरे पास बैठा, मेरे हाथों में कपकपाहट हो रही थी। बंटी ने मेरा नाम पुकारा तो मैं सिमट गई। आज तक वो मुझे रीतू भाभी कहता था और आज सिर्फ रीतू कह रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उठकर वॉशरूम जाने लगी कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। रीतू, मेरी बात सुने। वो बहुत परेशान था। मैंने उसकी बात नहीं सुनी और उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो मुझे समझाने लगा, मगर मेरे अंदर जैसे एक आग सी लगी हुई थी। मैंने अपनी सुर्ख चूड़ी उतार दी, अपनी चुनरी उतार फेंकी जो कि लाल रंग की थी। मुझे बंटी बेहद बुरा लग रहा था। मुझे बंटी से घिन आ रही थी। मैंने उससे कहा कि वो मेरे कमरे से निकल जाए। तभी वो मुझे समझाने लगा कि माँ बाबा क्या कहेंगे, मगर मैं कुछ नहीं सुनना चाहती थी। मुझ पर यह बंधन जबरदस्ती बांधा गया था। वो अफसोस से मुझे देखता हुआ कमरे से निकल गया। मेरी पहली शादी धूमधाम से हुई थी। नील ने मुझे एक शादी में देखा था और वहीं से वो मेरे दीवाने हो गए थे। फिर तो उनके माँ बाप ने मेरे घर की दहलीज पकड़ ली। रोज आते थे कि रीतू का रिश्ता हमें दे दो। घर वालों ने रिश्ता स्वीकार कर लिया। चटमंगनी और पट बया हो गया और मैं बहुत खुश थी। नील का प्यार, उनकी मोहब्बत मुझसे संभाले नहीं संभलती थी। जितनी मोहब्बत वो मुझसे करते थे, उससे ज्यादा मैं उनसे करने लगी। घर में आंटी और मेरा छोटा देवर बंटी, हम सब एक ही साथ रहते थे। मेरी ननंद की शादी हो गई थी। वो नील से बड़ी थी। मेरी सास मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। मैं भी हर मुमकिन उनकी सेवा करती और बंटी मेरे लिए किसी बच्चे की तरह था। हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमता रहता। भाभी, आप बहुत अच्छी हैं। वो मेरा दुपट्टा चूमता, मैं उसे गले से लगा लेती। जब भी बंटी को कोई काम होता वो मुझसे कहता, मैं उसकी हर जरूरत का ख्याल रखती। वो अब बड़ा हो गया था, तभी कॉलेज जाने लगा, तो कॉलेज के किस्से भी मुझसे शेयर करता। पता ही न चला हमारी शादी को 5 साल बीत गए। एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। किचन में खाना बनाते हुए मैं चकरा कर गिर पड़ी। सभी को बुलाया। बंटी, जो पानी पीने आया था, उसने मुझे उठाया और मुझे मेरे कमरे तक लाया। मेरी सास आई और उन दोनों ने मुझे कमरे में लेटा दिया। बंटी ने नील को कॉल किया कि भाई, भाभी बेहोश हो गई है, आप जल्दी से आ जाएं। मेरी सास ने मुझ पर पानी के छींटे मारे, तब जाकर मुझे होश आया। अब नील भी डॉक्टर को लेकर आ गए थे। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ। नील की खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे सास ससुर भी बेहद खुश थे और बंटी तो खुशी से पागल हो रहा था। वो चाचा बनने वाला था। मुझे शर्म आ रही थी, मगर मैं भी बहुत खुश थी। अब मुझे घर का कोई काम नहीं करने दिया जा रहा था। ठीक 9 महीने बाद विशु मेरी गोद में आ गया। फिर तो सब घरवाले इसके दीवाने हो गए। बंटी सारा दिन उसे उठाए फिरता था। वो चाचा भतीजा सारा दिन धूम मचाए रखते थे। मेरे तो हाथ पैर फूल जाते थे, मगर विशु रोना शुरू कर देता तो बंटी उसे कुछ मिनटों में चुप कर देता। विशु नील से भी ज्यादा बंटी का दीवाना था, क्योंकि नील का वक्त ज्यादातर घर से बाहर गुजरता और जब घर आते तो ज्यादा थके हुए होते। उनके आने तक विशु भी सो चुका होता। अब विशु 1 साल का हो चुका था। मैं फिर से प्रेग्नेंट थी। मुझे खबर ना हुई। मैं परेशान थी क्योंकि विशु अभी छोटा था। विशु माँ बाबा और बंटी के साथ खुश रहता था। नील के कहने पर मैं कुछ नॉर्मल हुई। अभी मुझे 6ठा महीना चल रहा था। नील अपने किसी क्लाइंट से मिलने अपने शहर से बाहर कश्मीर गए हुए थे। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि वहाँ के हालात ठीक नहीं थे, मगर नील ने मुझे तसल्ली दी कि जब तक तुम्हारी मोहब्बत मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। वो मुझे अपना और बच्चों का ख्याल रखने का कहकर चले गए। उन्हें गए हुए 2 दिन हो गए थे। उनसे बस एक बार फोन पर बात हुई थी। कुछ दिन बाद जब नील अपना काम समाप्त करके जिस बस से वापस लौट रहे थे, उस बस को आतंकवादियों ने घेर लिया। जब हमने न्यूज़ देखी तो पता लगा कि उस बस में जितने भी यात्री कश्मीर और अन्य शहरों से आए थे, उन सबको शहीद कर दिया गया। ये खबर सुनते ही हम परेशान हो गए। मैंने जल्दी से नील को कॉल किया। रिंग तो जा रही थी मगर कोई उठा नहीं रहा था।
हम लोग बहुत परेशान थे और आंटी रोए जा रही थी। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे, मैं पागलों की तरह बस कॉल किए जा रही थी। जब तक रिंग जा रही थी मेरी आस बंधी हुई थी। आंटी क्या हो गया है आप सबको? नील को कुछ नहीं होगा, वो ठीक होंगे। मैं उन्हें चुप करवाते करवाते थक चुकी थी, क्योंकि मेरा यकीन था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। एक हफ्ता गुजर गया, सब लोग हमारे घर में जमा थे। मेरी चूड़ियां तोड़ दी गई थी, मेरे जेवर उतार लिए गए थे। मैं एक जिंदा लाश की तरह बैठी थी। मेरा यकीन ये लोग तोड़ रहे थे, मुझे विधवा कह रहे थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। नील के फोन पर अब रिंग नहीं जा रही थी। शायद लगातार फोन बजने से बैटरी खत्म हो गई थी। अब तक उनका कोई अता पता नहीं था। फिर काफी खोजबीन होने के बाद उन्हें मुर्दा घोषित कर दिया गया था। जब तक मेरी डिलीवरी भी नहीं हुई थी मैं टूट चुकी थी। विशु को बंटी संभालता था, मैं अपने कमरे में पड़ी रहती थी। वक्त गुजरता गया, क्योंकि वक्त तो गुजर ही जाता है, किसी के लिए नहीं रुकता। मेरी गोद में नन्ही सी राजकुमारी आ चुकी थी। पूजा बिल्कुल मेरे जैसी थी, जबकि विशु अपने बाबा पर गया था। मैं दोनों को गोद में लेकर रो पड़ी। मेरी बच्ची क्या नसीब लिखवा कर लाई थी। उसके दुनिया में आने से पहले ही उसके सर से बाप का साया छिन गया था। आज मैं अपने आंसू बहा रही थी। बंटी ने मेरे हाथ से पूजा को लिया। मत रो भाभी, गुड़िया को कुछ मत कहो, वो भी रो रहा था। बंटी तुम्हारे भाई को बोला था मैंने, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। मैं रोते रोते बेहोश हो गई। एक हफ्ता मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। मेरी सारी ताकतें दम तोड़ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं। नील के बिना इतनी लंबी जिंदगी में कैसे गुजारूंगी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था लोगों की बातें सुनने में आ रही थी कि ऐसे पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी। अरे कोई इसकी शादी क्यों नहीं करता। इतनी खूबसूरत और कम उम्र है, तभी मेरे माँ बाप ये सोचने पर मजबूर हो गए। मेरे भाइयों को भी यही ख्याल सता रहा था। भरी जवानी में विधवा हो गई हूँ। एक दिन माँ आई और कहा, रितु अब अपने घर चलो। यहाँ क्या करोगी? क्या मतलब माँ, ये मेरा घर है। मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने अपनी सास को भी कहा कि क्या ये मेरा घर नहीं है, तो वो रो रो कर बेहोश हो गई थी। मैंने अपनी माँ को बहुत कुछ सुनाकर वापस भेज दिया, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरे माँ बाप मेरी दूसरी शादी ना कर दें। मेरे सास ससुर भी बहुत परेशान थे। मेरी सास बीमार रहने लगी। आंटी बच्चों से जुदा नहीं होना चाहती थी और ना ही मैं बच्चों से जुदा होना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि आंटी के दिल में क्या चल रहा था। वो दिन ब दिन बीमार होती जा रही थी। एक दिन वो मेरे माँ बाबा के पास गई और उनसे कहा कि रितु की शादी बंटी से कर दें। माँ बाबा भी मान गए। बंटी मुझसे बहुत तो छोटा था, मगर फिर भी वो राजी हो गया। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि कोई कैसे मेरी किस्मत का फैसला ऐसे इतनी आसानी से कर सकता है। मुझे बंटी से बात करने का मौका नहीं दिया गया। अचानक एक दिन मेरे कमरे में अंकल आए, हाथ जोड़कर मिन्नतें की कि मान जाओ, मेरा जवान बेटा चला गया है, उसकी निशानी ये बच्चे हैं, इनको हमसे जुदा ना करो। अंकल दर्द से रो रहे थे। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मगर मैं ये शादी भी नहीं करूंगी। लेकिन अंकल बहुत रो रहे थे। वो कभी मेरे सामने हाथ जोड़ते तो कभी पैर पकड़ते। मुझसे उनकी हालत देखी नहीं जा रही थी। मैं मजबूर हो गई। वो चले गए, मैं और सिसकती रह गई और उनके सामने हामी भर ली। वो तो चले गए, मैं रात भर सिसकती रह गई। और आज मेरा देवर मेरा पति बना बैठा था। कपड़े बदले और नींद की गोली खाकर सोने की कोशिश करने लगी, मगर नींद कहाँ आनी थी। मैं अपने कमरे में नहीं थी, मैं बंटी के कमरे में मौजूद थी, मगर वो शायद मेरे बच्चों के कमरे में था। वैसे भी वो ज्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजारता था। सुबह होने लगी तो बंटी कमरे में आया, तो मुझे बहुत बुरा लगा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ एक ही कमरे में रहने की। तभी मैं उठी और बाहर निकल आई, बच्चों के कमरे में आ गई। मैंने तो बंटी से बात करना भी छोड़ दिया था। वो खुद मुझसे बात करने की कोशिश करता। एक दिन वो मेरे साथ मेरे कमरे में था, तभी उसने पुकारा कि मुझे आपसे कोई बात करनी है, मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी थी। लेकिन फिर उसने बताया कि वो भी मजबूर हो गया था, जैसे मुझे मजबूर किया गया था। उसने भी अपने बच्चों के लिए बलि दी है, क्योंकि वो उन्हें किसी और के हवाले नहीं कर सकता था। उसने बताया कि अगर वो राजी ना होता तो मेरी शादी किसी और से कर दी जाती, मगर विशु और पूजा को उनके बाप का प्यार सिर्फ वही दे सकता था। वो ये कहकर कमरे से निकल गया, मगर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि वो वाकई सही कह रहा था। अब हम लोग आपस में बातचीत करते रहते। बंटी बच्चों की बातें करता रहता, जबकि मुझे उसके पास आने से भी अब घिन नहीं आती थी।
सच पूछो तो वो मुझे अच्छा लगने लगा था। मैंने उसे स्वीकार कर लिया था, मगर मजबूरी में नहीं, मुझे उससे वाकई में मोहब्बत हो गई थी। वो मुझे देखता रहता, जब मैं देखती तो वो आंखें चुरा लेता। उसे मेरी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल था। एक दिन उसने मुझे कहा, रितु मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं हैरत में थी। तभी वो बोला, इसमें हैरत की क्या बात है, अब हमारा रिश्ता बदल गया है, मेरी आपसे शादी हुई है, मेरा आपके बिना दिल भी नहीं लगता। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं चुप हो गई। उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो मैंने भी बर्फ की ये दीवारें हमारे बीच से हटानी थी। अब हम दोनों एक हो चुके थे। बंटी मेरा बहुत ख्याल रखता, सुबह उठने से पहले ही मेरे लिए चाय बनाकर रखता। बंटी की दीवानगी बढ़ती जा रही थी। हमारी पूरी फैमिली हो गई थी। हम बहुत खुश थे, मगर मैं नील को भूली नहीं थी। उनकी यादें मेरी साथ थी, क्योंकि सच तो यह है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। आज मेरे और बंटी की शादी को 7 साल हो चुके थे। हमारा एक बेटा भी था जो मेरा और बंटी का था। मुझे डर था कहीं बंटी अपनी औलाद के सामने विशु और पूजा को न भूल जाए, मगर ये मेरी भूल थी। बंटी उनको एक जैसा ही प्यार करता, कोई फर्क नहीं करता था, बल्कि वो विशु और पूजा इनको ज्यादा प्यार देता था। हम बहुत खुश थे। आज राजू का पहला जन्मदिन था। मैंने ग्रीन कलर की साड़ी बांधी थी। बंटी को यह कलर बहुत पसंद था। हम केक काटने ही वाले थे कि बैल बजने की आवाज आई। मैंने बंटी से कहा, आप बैठे, मैं देखती हूँ। जब मैंने दरवाजा खोला तो हैरान रह गई। मेरे सामने नील खड़े थे। वो मुझे देखकर खुशी से मुस्कुरा रहे थे, मगर मेरी मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। बंटी पीछे से आवाजें दे रहे थे। जब वो आगे आए तो वो भी हैरान रह गए। मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, मगर बंटी ने पुकारा, भाई, और फिर उनके गले लग गया। अंकल आंटी देखकर बहुत खुश हो गए। सब लोग रो रहे थे। ये खुशी के आंसू थे, मगर एक मैं थी जो होश में नहीं थी। अगर मैंने शादी ना की होती तो आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना होता, मगर आज मैं इस दोराहे पर खड़ी थी। नील ने बच्चों को प्यार किया। पूजा को वो पहली बार देख रहे थे। वो 9 साल की हो गई थी। सबके पूछने पर उन्होंने बताया कि उन आतंकवादियों ने कुछ लोगों को कैद में रखा था, जिनमें मैं भी शामिल था। हमें ऐसी जगह पर रखा गया था जहां पर कोई आबादी नहीं थी, बस पहाड़ ही पहाड़ थे। हमसे काम करवाया जाता था और पैरों में जंजीरें बंधी हुई थी। एक आदमी ने वहां से भागने की कोशिश की तो उसका बुरा हश्र हो गया था। तभी हम लोगों ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश नहीं की, मगर आज फौज की मदद से हम सबको रिहा कर दिया गया है। वो खुशी से बता रहे थे। सब बहुत खुश थे कि अचानक नील ने पूछा, ये बच्चा किसका है? वो राजू को देख रहे थे जो मेरी गोद में था। हम सबको सांप सूंघ गया। बंटी ने कहा, ये मेरा बेटा है। वो बहुत खुश हुए, राजू को गोद में लेकर प्यार करने लगे। तभी वो पूछने लगे, बंटी की पत्नी कहाँ है? तो बंटी ने उनकी बात टाल दी और कहा, खाना खा ले, पहले खाना लगा दिया गया है। सब लोग खाना खाने लग गए। मैं और बंटी प्लेट में बस चम्मच ही चलाते रहे। आंटी अंकल भी बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा। मैंने डरते हुए पूछा, बेटा घबराओ मत, अभी उनको आराम करने दो, सुबह बात करेंगे। वो समझते क्यों नहीं, वो मुझे अपनी पत्नी समझते हैं, मेरे बगैर कमरे में नहीं जाएंगे। मैंने उन्हें समझाया। तब बंटी ने अपना सर पकड़ लिया। मुझे उनको सब कुछ बताना होगा। मुझमें उनका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अंदर से बातों की आवाज आ रही थी। कुछ देर में आवाजें तेज हुई। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो चिल्लाने लगे। भाई, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। बंटी उन्हें समझा रहा था, पर वो कुछ सुन नहीं रहे थे। नील सख्त गुस्से की हालत में थे। उनको लग रहा था कि बंटी की बुरी नजर थी मुझ पर, तभी उसने मुझसे शादी कर ली। वो बंटी का गिरेबान पकड़े हुए थे। भाई, मैं मजबूर हो गया था। वो भी तेज आवाज में बोल रहा था। अंकल आंटी भी उसे समझाने लगे कि हम जवान लड़की को कब तक अपने घर में बैठा कर रखते। कोई और बाप होता तो बच्चों का क्या होता। इसलिए हमने ये फैसला किया। इन दोनों ने ये सब बच्चों के लिए किया है। नील अब चुप हो गए थे। वो समझ गए थे कि उनके बाद हालात कैसे हो गए होंगे। ठीक है माँ, लेकिन अब तो मैं आ गया हूँ। अब रीतू मेरी पत्नी है। उन्होंने फैसला सुनाया। बंटी के माथे पर बल पड़ गए। मेरा दिल धड़कने लगा। अब ये मेरी पत्नी है, आपकी नहीं, बंटी ने हिम्मत करके कहा। तभी वो चिल्लाने लगे और फिर अंकल बीच में आए और दोनों के सामने हाथ जोड़े, चुप हो जाओ। मैं फैसला तुम दोनों पर नहीं छोड़ता। हमें कानून की मदद लेनी चाहिए। तुम अब सब लोग अपने अपने कमरों में जाओ। अब रात को किसी को नींद ना आई।
बंटी मेरे फोन पर मैसेज किए जा रहा था, जबकि मैं बच्चों के कमरे में थी। बंटी को डर था मैं उसे छोड़ न दूं, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी। मेरा साथ मत छोड़ना बंटी। बंटी मैसेज करता रहा, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी। मेरा साथ मत छोड़ना। बंटी मैसेज करता रहा, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। सुबह सब अपने कमरों से निकले घर के मर्द वकील के पास गए ताकि वो उनसे मशवरा कर सके। वो वापस आ गए थे। मैं बहुत परेशान थी। नील मेरा कल था, बंटी मेरा आज था। दोनों मेरी मोहब्बत थी, मगर बंटी का पलड़ा भारी हो रहा था। मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसने मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए जो कुर्बानियां दी थी, मैं वो नहीं भूल सकती थी। नील की दूरी सहती गई थी, मगर शायद बंटी की ना सह पाती। बंटी अंदर आया, उसने मुझे तड़प कर देखा। मुझसे पूछने लगा, मेरा साथ छोड़ तो नहीं दोगे? मैंने उसे कहा कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मगर जो फैसला कानून का होगा वही मुझे स्वीकार करना होगा। शाम तक सारे खानदान में खबर फैल चुकी थी कि नील वापस आ गए हैं। लोग जमा हो रहे थे, बधाई दे रहे थे। जो भी आता मुझे अजीब नजरों से देखना शुरू कर देता। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि अब तुम किसकी पत्नी हो। सब लोग अपने अपने मशवरे दे रहे थे और मैं तंग आकर मायके आ गई। ये दिन जैसे सूली पर गुजारने थे। मायके में भी सब लोग मुझे सवालिया निगाहों से देख रहे थे। मैं सब्र कर रही थी। बच्चों को नील याद नहीं थे। बंटी के लिए रोते और तंग करते। एक दिन मैंने बंटी को फोन किया कि विशु को वापस ले जाओ, वो वहां बहुत तंग करता है, जबकि मैं किसी का सामना नहीं करना चाहती थी। नील ने एक वकील से बात की। उन सब का यही जवाब था कि मैं अब बंटी की पत्नी हूं। वो बहुत गुस्से में थे। नील ने बंटी से कहा कि वो मुझे तलाक दे दे ताकि वो मुझसे फिर से शादी कर ले। इस बात पर बंटी राजी नहीं था। अब वकील साहब भी जा चुके थे। उन्होंने शाम के वक्त घरवालों को अपने पास बुलाया था। शाम हो गई थी। फिर वो सब मशवरा लेने के लिए चले गए। वकील साहब ने सब सुनकर कहा कि देखें, जब आपका बड़ा बेटा 9 साल तक कहीं नजर नहीं आया, ना ही उसकी आने की कोई उम्मीद थी, तो ऐसे में उसे मुर्दा माना जाता है, क्योंकि कानून के नजरिए से 7 सालों तक अगर पति न लौटे तो शादी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अगर पति जिंदा भी हो, वो पत्नी से कोई बातचीत या वास्ता न रखे, यानी पत्नी को पता ना हो कि वो कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं, तो शादी खुद ब खुद खत्म हो जाती है। अब ऐसा है कि आपके बेटे को तो वैसे भी मरा हुआ घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी आपकी बहू ने 1 साल उसका इंतजार किया, मगर कोई जवाब उनको नहीं मिला, तो वो आजाद थी। और जो शादी हुई है वो सही तरीके से हुई है। रितु बेटी और बंटी पति और पत्नी है। कानून और दुनिया भी दोनों यही फैसला सुनाएंगे। उन्होंने नील से कहा कि वो सब्र करे और किस्मत के फैसले को मान ले। मैं बहुत परेशान थी, मगर बंटी पर नजर पड़ी तो कुछ सुकून मिला, क्योंकि वो पुरसुकून था, जबकि नील बुझे हुए थे। वाकर जैसे ही बैठे नील ने बंटी से कहा वो मुझे तलाक दे दे। बंटी हैरान था। सभी घरवाले हैरत में थे, जबकि वो इसी बात पर कायम थे। नील जिद कर रहे थे कि बंटी मुझे तलाक दे दे, वो मुझसे दोबारा शादी करेंगे। इस बात पर उनकी बहस बढ़ती जा रही थी। वो हाथापाई पर उतर आए। मैं बहुत डर गई थी। घर पर तूफान बरपा था। जब ये दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, तो मैंने फिर खुद को जख्मी कर लिया कि मैं ही इस सब की वजह हूं, तो क्यों ना मैं ही मर जाऊं। तभी मैं बेहोश हो गई। मुझे अस्पताल ले जाया गया। मेरा बहुत खून बह गया था। जब होश आया तो बंटी मेरे पास थे। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मैं नाराज थी कि मुझे क्यों बचाया। इस सब की वजह मैं हूं। मुझे मर जाने दिया होता। इतने में नील भी आ गए। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे और मुझसे माफी मांग रहे थे। मैं बहुत रो रही थी। किस्मत ने ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था कि एक रास्ता चुनना बहुत मुश्किल था। मैं घर आ गई थी। नील ने परदेश जाने का फैसला कर लिया। अब वो हमारे बीच नहीं रह सकते थे। वो जाते जाते मेरे कमरे में आए। मैंने नील से माफी मांगी। वो कहने लगे मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। वो बुझे बुझे कदमों से बाहर जाने लगे। बंटी कहने लगे इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब किस्मत के खेल हैं और किस्मत के आगे इंसान बेबस है। क्यों दोस्तों, क्या ख्याल है आपका इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।